नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हरियाणा का चुनाव भी संपन्न होने जा रहा है। कल वोटिंग हो जाएगी। जम्मू कश्मीर का चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है। 8 तारीख को दोनों के नतीजे आ जाएंगे, यानी आज 4 दिनों के बाद। और फिर हम पत्रकारों के साथ साथ तमाम पार्टियों के नेता महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे, झारखंड की तरफ कूच करेंगे। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला अब तक अटका हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कहा जा रहा है कि संघ अब इतना रिजिड होता जा रहा है कि पर्ची वाले तमाम मुख्यमंत्रियों को बदलने की जिद पर भी आमादा है। सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 400 पार का नारा फेल क्या हुआ? एक अकेला सब पर भारी का नैरेटिव धराशायी क्या हुआ? और 32 सांसद कम बहुमत से क्या आए? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे के सांसदों की बैसाखी क्या लगी? बैसाखी पर चलने वाली सरकार की बैसाखी को भाजपा वाले ही खींचने पर आमादा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पजल, वो फैसला अब तक जनता के पास नहीं आ पा रहा है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पार्टी का स्वास्थ्य देखे या बतौर स्वास्थ्य मंत्री देश का स्वास्थ्य देखे। केमिकल फर्टिलाइजर भी देख रहे हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर देख रहे हैं तो कई सारी दवाएं टेस्ट में फेल हो रही हैं। सब कुछ सामने देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले को लेकर अभी भी संघ के साथ अंदरूनी रस्साकसी में उलझी हुई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर माजरा क्या है, और क्या वाकई पर्ची वाले सभी मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? इन दोनों सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार, संघ और भाजपा की सियासत को बहुत करीब से समझने वाले जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के साथ। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खैर बदला नहीं जाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुछ की जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी है, वो नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और देवताओं के देवता को जब जनता ने, उनके शब्दों में जो देवताओं के देवता थे उन्हें जनता ने 400 पार नहीं होने दिया। कल्याण बनर्जी वाली चुटीले अंदाज में हम नहीं कहेंगे, जैसे कल्याण बनर्जी संसद में कहते हैं कित 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 400 पार 400 पार, वो हम नहीं कहेंगे। लेकिन 240 पर तो अटका जरूर दिया। लेकिन सांसें तो सत्ता की संघ अटका रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अलग अलग खेमे हैं, जो अब तक चुप थे, अब तक चरण वंदना संस्कृति में लगे हुए थे, वो अलग से सांसें अटका रहे हैं। क्या आपको लगता है, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होना है या पहले पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों का फैसला होना है? पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों से मेरा आशय उन 3-4 मुख्यमंत्रियों से है जिन्हें पर्ची से नियुक्त किया गया, दिल्ली के आदेश पर थोप दिया गया, ऐसा कहा जाता है। भूपेन्द्र पटेल, विष्णुदेव साय, मोहन यादव और इसके साथ साथ भजन लाल शर्मा। तो पहले इन चारों की किस्मत का फैसला होना है या नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी हो रही है? देखिए, एक बात तो आप भी इस चीज से सहमत होंगे कि लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदें भाजपा को नरेंद्र मोदी से था, नरेंद्र मोदी का एक करिश्माई छवि 2014-2019 पे बना रहा, वो 2024 में उसको तो धक्का जरूर लगा है। और धक्का इसलिए भी लगा है कि खुद बनारस में प्रधानमंत्री जो है कई घंटों जो है वो अपने निकटतम प्रत्याशी जो हैं उनसे पीछे चल रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़े आपके स्टार बल्लेबाज हैं, स्टार प्रचारक हैं, जो आपके लिए सबसे बड़े प्लेयर हैं, वो खुद अपने गृह संसदीय क्षेत्र में पीछे चल रहे हो, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा सेटबैक है। नंबर 1। नंबर 2, लोकसभा नतीजे आने के बाद मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, उनका जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इनडायरेक्टली रूप से आया था कि किसी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष को विरोधी नहीं समझना चाहिए, विपक्ष को प्रतिपक्ष कहना चाहिए। तमाम ऐसे जो बयान आपने मोहन भागवत का देखा, उससे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि संघ जो है एक तरह से बीजेपी के जो खासकर 2-3 ऐसे नेता हैं जो अभी बीजेपी को चला रहे हैं, 3 नेता तो नहीं कहिए, 2 कहिए, एक अमित शाह है, एक नरेंद्र मोदी हैं, उनको कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा करने का प्रयास। 1 मिनट, बड़ी दिलचस्प बात आपने कही, एक अमित शाह 2 नरेंद्र मोदी। ये एक नरेंद्र मोदी 2 अमित शाह है या एक अमित शाह 2 नरेंद्र मोदी है? इसको नहीं, मैं शायद आपने गलत सुन लिया। मैंने कहा 2 नेता, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह। 2 नरेंद्र मोदी क्या हो, ये सब हाइपोथेटिकल बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह ही चला रहे हैं। आप देखिए, भजन लाल, ये
कितनी बड़ी किरकिरी पार्टी का नरेंद्र मोदी ने कराया कि भाई आपको भजन लाल को बनाना ही था तो जो केंद्रीय पर्यवेक्षक गए उनको आप मैसेज कन्वे कर देते राजनाथ सिंह जी को। अब पर्ची निकाल के वो भी वसुंधरा राजे को एक तरह से ह्यूमिलेट करके, वो भी मीडिया के सामने में, और वो पर्ची जब वो देखती हैं वसुंधरा राजे, और किस प्रकार से उनका बॉडी लैंग्वेज था, किस प्रकार से उन्होंने उस समय उस मोमेंट्स में अभिषेक जी वसुंधरा राजे के फेस आप देखते तो जिस प्रकार से उन्होंने, मतलब उनको फील हुआ एक तरह से आपने अपने ही नेता को ह्यूमिलेट किया। ठीक है, आपको भजन लाल को बनाना था बना देते, आपको मोहन यादव को बनाना था बना देते, ये पर्ची निकाल के वो भी मीडिया के सामने में। तो आप तो ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि दो लोग हैं भाजपा में जो पार्टी चला रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो ये पर्ची वाला सिस्टम जो आपने किया वो और उससे और पार्टी का किरकिरी आपने करवाया। अब राजस्थान में तो चर्चा है ये भजन लाल जो है पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। तो मध्य ये प्रदेश में आप है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। आप ठीक, क्योंकि मैं राजस्थान को थोड़ा बेहतर समझता हूं, मैं तो राजस्थान को ही रेफरेंस पॉइंट में आपको समझा रहा हूं। आप भजन लाल से बेहतर नेता आपके पास डॉक्टर केजरीवाल मीना था, उससे और बेहतर कई और नेता थे, आप किसी और को मुख्यमंत्री बना देते। जी। लेकिन वही पर्ची वाला। तो मैं आपके विषय पे आता हूं, आपके प्रश्न पे आता हूं। उसके बाद से ये कहीं ना कहीं ये चर्चा है, उस चर्चा में कितना दम है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन चर्चा है। चर्चा किसका है? संजय भाई जोशी का है, जो नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी रहे हैं। एक जमाने में मित्र हुआ करते थे, एक जमाने में दोनों का जो राजनीतिक कद था एक समान था, लेकिन एक जो है पटेल साहब के साथ साथ हो गए, और एक जो है शंकर सिंह बाघेला के चेला बन गए। बाद में शंकर सिंह बाघेला से भी उस चेला का पटा नहीं। शंकर सिंह बाघेला का यदा कदा वो बयान आता रहता है। तो फिर संजय जोशी ने किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को गुजरात की राजनीति से आउट कर दिया। जब पटेल साहब मुख्यमंत्री बने, पूरा नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आपको यदि याद है तो बताइए। केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल जब मुख्यमंत्री बने, संजय जोशी संगठन महामंत्री थे, और संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के राजनीति से एक तरह से बाहर करवा दिया था। इनको गुजरात में इनकी एंट्री बंद करवा दी थी संजय जोशी ने। जी। फिर नरेंद्र मोदी जब ताकतवर हुए तो संजय जोशी का क्या हाल हुआ आप जानते हैं, अब कहने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे प्रसंग है जिसका सबूत नहीं है, जिसका सबूत नहीं है तो उसका चर्चा करना ठीक नहीं है। सीडी कांड आपको याद होगा। तो इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर संघ के तरफ से, अब संघ के तरफ से कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का मतलब एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, मोदी जी के लिए सिरदर्द पैदा कर रहे हैं। पहला नाम चलता है अध्यक्ष पद के लिए संजय भाई जोशी का, दूसरा नाम चलता है वसुंधरा राजे का, और इधर से जो नाम का चर्चा है उसमें देवेंद्र फडणवीस का है, विनोद तावड़े का है, भूपेंद्र यादव का है, विनोद तावड़े को मोदी शाह की पसंद बताया जाता है। तो मैं उसी पे आ रहा हूं। जब संघ ने, जैसा चर्चा है, देखिए अब संघ ने कितना ये मतलब पुख्ता खबर है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जैसा ही ऐसा कहा जा रहा है, चर्चा है, पब्लिक डोमेन में है कि संजय जोशी का जैसे ही नाम आगे बढ़ाया गया तो कंप्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में शिवराज सिंह चौहान का नाम नरेंद्र मोदी अमित शाह ने बढ़ाया जी। तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पे संघ तैयार नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जिस प्रकार से रवैया रहा है, एक ढुलमुल नीति रहा है खासकर नरेंद्र मोदी को लेकर। एक जमाने में आपको याद होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी के कद के बराबर नेता बताया था कि और कहा था कि सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, कई ऐसे हमारे पार्टी में दावेदार हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जिस प्रकार से मोदी एंड कैंप ने दरकिनार कर दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। आप बताइए शिवराज सिंह चौहान के सामने में मोहन यादव की क्या कैपेसिटी है। और आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी रिटर्न की है उसमें शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहन योजना का बड़ा इम्पैक्ट है। तमाम जो पत्रकार दिल्ली से गए ग्राउंड पे, उन्होंने जो फीडबैक देखा, तमाम बड़े पत्रकार
जिनको मैं न्यूट्रल पत्रकार मानता हूं, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो न्यूट्रल हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड माना कि लाडली बहन योजना का बड़ा एक रोल था। फिर भी आपने शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करके एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसको आप जानते नहीं थे। अभिषेक जी, आप जानते थे मोहन यादव? अब नीतीश कैबिनेट में ही मैं एग्जाम्पल दे दूं, नीतीश कैबिनेट में बहुत से मंत्री हैं, बहुत से लोगों को आप जानते हैं। हो नहीं सकता है आप जानते, वो तो पत्रकार हैं, नहीं आप जानते। हो सकता है आप पत्रकार हैं, बिहार आपका गृह राज्य है तो आप जानते हो। लेकिन बहुत से ऐसे दिल्ली के पत्रकार हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिनके 10 लाख 15 लाख सैलरी है, वो नहीं बता सकते कि बिहार के कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री हैं और क्या विभाग है। तो मोहन यादव को तो कोई नहीं जानता था। भजन लाल तो मैं तो जानता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान रहा हूं। भजन लाल तो बेचारे एक टिकट के लिए तरस रहे थे, कई बार से प्रयास कर रहे थे। एक बार तो निर्दलीय लड़ा था, 3-4 हजार वोट आया था उनको। जी। तो ऐसे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं संघ के तरफ से चर्चा है कि वसुंधरा राजे को, देखिए संजय जोशी के नाम पे तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह तैयार होंगे। हालांकि ये भी चर्चा है कि अमित शाह का संजय जोशी से अच्छे रिलेशन रहे हैं। अच्छा और ऋषि जी, यदा एक कदा चर्चा मैंने सुनी है। मैं एक बात कह खत्म करूंगा। यदा कदा हम्म। ऐसा चर्चा है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ऐसा चर्चा है हम्म। कि यदा कदा संजय जोशी से अमित शाह की इनडायरेक्टली रूप से मुलाकात भी होती है, क्योंकि ठीक। बीजेपी में, गुजरात बीजेपी में उनको संगठन में जिम्मेवारी देने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो संजय जोशी थे। हम्म। ठीक है ऋषि जी, जी एक बात और बताइए हमको। दो चर्चाएं मैंने सुनी है, पहला, और दोनों में सवाल के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। एक चर्चा है कि अमित शाह सियासत के मौसम को बहुत अच्छी तरीके से भांपते हैं। उन्हें लग रहा है कि हरियाणा निपट ही रहा है चुनाव, महाराष्ट्र होने वाला है, दोनों जगह क्या हालात है वो सब आपके सामने आ ही जाएगा। चर्चा बहुत तेज है कि अमित शाह अपने गृह राज्य वापस लौटना चाहते हैं, पर्ची वाले बनकर नहीं लौटना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की तरह बन के लौटना चाहते हैं। कि दिल्ली में, फिलहाल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतःपुर में बहुत खेला होना है। तो जैसे नरेंद्र मोदी ने, जब भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में एक खेला हो रहा था, उमा भारती फाइल पटक के निकल रही थी, आडवाणी जी के सामने क्या क्या हुआ आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी अंतर कला से जूझ रही थी, लेकिन एक खूंटा थाम के एक कोने पे नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। चर्चा है कि अमित भाई एक खूंटा थामने के लिए गांधीनगर लौटना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली देखिए, में जो जो हलचल है उसको लेकर के भाजपा के अंदर, तो क्या वाकई राष्ट्रीय टीम में ओपनिंग बैट्समैन बने हुए हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री हैं, उसके बदले रणजी टीम की कप्तानी कई बार रणनीतिक रूप से सही होती है, वही करना चाहते हैं वो। मुख्यमंत्री बनकर देखिए, अमित शाह गुजरात जाना चाहते हैं, क्या ये रणनीति है या मजबूरी है? इस चर्चा के पीछे की वजह क्या है? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक जो पॉइंट छूट गया था वो मैं बता दूं। जी। वसुंधरा राजे का नाम इसलिए थोड़ा चर्चा चर्चा में जोड़ों पर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अलवर में मोहन भागवत से वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई थी। यानी मोहन जी। भागवत और वसुंधरा राजे के बीच में मुलाकात हुई थी। तो हम्म। ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण ये चर्चा है कि वसुंधरा राजे पार्टी के अध्यक्ष, अगला अध्यक्ष हो सकती है। अब आता हूं आपके सवाल पे। अमित शाह का हमेशा ये ड्रीम रहा है कि गुजरात को वो रिप्रेजेंट करे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, हम्म। उस समय ही उनको उम्मीद था, क्योंकि ऐसा अमित शाह मानते थे कि नरेंद्र मोदी के बाद, और नरेंद्र मोदी के सबसे यदि कोई वफादार और विश्वसनीय कोई चेहरा है तो वो अमित शाह है। तो अमित हम्म। शाह उस समय भी अभिषेक जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन हम्म। नरेंद्र मोदी ने आनंदीबेन पटेल को बनाया। और आनंदीबेन पटेल और अमित शाह का क्या रिलेशन रहा है आप जानते हैं। किस जी। प्रकार से अमित शाह ने आनंदीबेन पटेल को रिप्लेस करवाया, किस हम्म। प्रकार से, ऐसा चर्चा है, ऐसा उस समय चर्चा जोरों पे था कि जो आंदोलन हुए, पटेल आंदोलन, उसमें इनडायरेक्ट रूप से अमित शाह का हाथ था। हम्म। तो हमेशा, अब देखिए कैसे कैसे गुजरात के जो मेन मजबूत नेता है उनको रिप्लेस करवाया गया, नितिन भाई पटेल को करवाया गया। नितिन भाई पटेल उस समय से बड़े नेता माने जाते रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बने उस समय से भी, उस समय से पहले से वो बड़े नेता माने माने जाते थे पटेलों का। हम्म। तो
ये ड्रीम रहा है, और जो परिस्थिति बन रही है वर्तमान में, ये तो मानना होगा कि जो नरेंद्र मोदी 14 का जो नरेंद्र मोदी था, या नरेंद्र मोदी जो 19 के थे, वो 24 के नहीं है। तो ये राजनीतिक जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ऋषि जी मैं एक आ चीज रहा हूं, बताइए मैं इसमें। जी, एक चीज बताइए। जो अब तो जी जी अमित शाह आप नंबर ऐड 2 कर की रहे कुर्सी पर है, तो नंबर 1 पर जाने की बजाय सूबेदारी थामना, ये कौन सा मतलब राजनीतिक होशियारी है, रणनीति है, या ये दिल्ली में लुटियंस, दिल्ली में जिस तरह की बातें चलती है सिर्फ उन बातों का हिस्सा है? और इस चर्चा को बल तब मिला है ऋषि जी, जब 2 दिनों का चुनाव बचा हुआ है, और 2 दिनों का चुनाव, सॉरी 2 दिनों का चुनाव प्रचार बचा हुआ था गुजरात का, और मुख्य रणनीतिकार चले गए हैं क्या? तो गरबा होता है गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियों को समीक्षा के हरियाणा लिए का कि चुनाव, गुजरात में, हाँ, हरियाणा का हरियाणा का चुनाव चुनाव बचा 2 हुआ दिन। था। जी, हम्म, 2 दिन का हम्म, कैंपेन बचा हुआ था, तो लॉ एंड हम्म। ऑर्डर को लेकर के वो वहां पहुंचे हुए हैं, आप वहां आप पहुंचे थे। देखिए, अब लॉ एंड ऑर्डर आप स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है भारतीय संविधान में। गृह मंत्रालय की भूमिका तब शुरू होती है जब राज्य सरकार मदद मांगती है कि पैरामिलिट्री भेजिए, तब शुरू होती है। एक लेकिन एक बात। वो समीक्षा करने के नाम पर गुजरात गए, और इस चर्चा को बल मिला कि अमित शाह दरअसल, गृह मंत्रालय तो आप जानते हैं पीएमओ चला रहा है, वहां उनके करने के लिए कुछ है नहीं। जहां तक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है वही अमित शाह चला रहे हैं। गृह मंत्रालय के नहीं बारे में देख देश में किसी से पूछिए, सरकार में किसी से पूछिए, सब कहते हैं डोभाल साहब चला रहे हैं। अब नहीं एक कोऑपरेटिव चलाने से बेहतर राज्य चलाना है, इस चीज को आत्मसात तो नहीं कर लिया है अमित शाह ने। देखिए, एक बात तो आपको मानना होगा कि 14 से 19 तक या 24 तक भी आप देख लीजिए, तो सबसे प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर कोई नेता रहा है तो अमित शाह रहे, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो संगठन का मामला, और इनडायरेक्ट रूप से कई राज्यों को वो कंट्रोल करते भी रहे हैं, और खासकर गुजरात उनका गृह राज्य है। लेकिन गुजरात के भाजपा की राजनीति को यदि आप समझते हैं, तो वहाँ कई ऐसे खेमा हैं जो अमित शाह को पसंद नहीं करते, जो सी आर पाटिल हैं, या कई ऐसे नेता हैं जो अमित शाह को पसंद नहीं करते। लेकिन मूल सवाल ये है कि जो नरेंद्र मोदी, यदि नरेंद्र मोदी ताकतवर रहते हुए रिटायरमेंट, राजनीति से रिटायरमेंट तो लेंगे नहीं, और ताकतवर यदि नहीं रहेंगे तो क्या अपने चेला को अपने पद पर रिप्लेस कर पाएंगे? तब जब आपके पास योगी आदित्यनाथ जैसे ताकतवर नेता बैठा हुआ है। क्योंकि आपके सवाल में देखिए, ये सवाल, आपका सवाल मैं एक तरह से मानता हूँ हाइपोथेटिकल है, क्योंकि इसका ये नहीं है, लेकिन उसमें दम है। दम इसलिए है बहुत चर्चा मैंने कि 2 दिनों से सुनी है। यदि नरेंद्र मोदी के सबसे वफादार कौन है? अमित शाह है। और नरेंद्र मोदी भी ये चाहते होंगे कि वो प्रधानमंत्री पद छोड़ते हैं तो उनके जो सबसे बड़े वफादार हैं वो अमित शाह एक प्रधानमंत्री बने देश के। और नरेंद्र मोदी सुन लीजिए एक मिनट में, नरेंद्र मोदी यदि अपने प्रधानमंत्री पद छोड़ते हैं तभी छोड़ेंगे जब वो कमजोर होंगे, और जब वो कमजोर होंगे तो क्या अपने किसी शिष्य को वो रिप्लेस करा पाएंगे? जब जब आपके पास योगी आदित्यनाथ हो, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह जैसे नेता हो जो अंदर से खार खाए हुए हैं। आपने वो माला वाला सीन देखा है ना, कि शायद अमित शाह के इशारे पे राजनाथ सिंह उस माले से बाहर कर दिया जाता है, बेचारे अंदर करते हैं, फिर अमित शाह की तरफ देखते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो तमाम वसुंधरा राजे हैं, शिवराज सिंह चौहान है, तमाम ऐसे नेता हैं जो इन दोनों के जोड़ी से खार खाए हुए हैं। और आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री पद छोड़ के मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हैं? भैया इसलिए बनना चाहते हैं कि मालूम है कि जो उनके आका हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। हरियाणा में आपकी हार होने जा रही है, महाराष्ट्र में आपकी हार होने जा रही है, बिहार में भी स्थिति ठीक नहीं है। नीतीश कुमार कब क्या कर दे, किधर चले जाए, कोई ठीक नहीं है। झारखंड में आपने चंपाई और तमाम लोगों को ले आया, बाबूलाल मरांडी इस बात से परेशान है कि अध्यक्ष हम है, आप पूरा काम ये हेमंत बिस्व शर्मा संभाल रखा है। पार्टी के अध्यक्ष झारखंड में बाबूलाल मरांडी है, आप पूरा कमान हेमंत बिस्व शर्मा के हाथ में है। जी जी। तो ये तमाम जो परिस्थिति है, और भाजपा में मैं एक बात कह दूं कि इन दोनों जोड़ी से बड़े बड़े नेता खार खाए हुए हैं। जैसे ही कमजोर पड़ेंगे ये तमाम जो लोग जो हैं टूट पड़ेंगे। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देके खत्म करूंगा कि आपके जिले में जो डीएम जब भीड़ से घिरा होता है तो भीड़ तब तक बर्दाश्त करती है जब तक लगता है कि भाई
ठीक है, डीएम साहब का मान सम्मान है, जैसे ही डीएम साहब का प्रोटोकॉल कमजोर होता है तो भीड़ टूट पड़ती है, खासकर इन बाढ़ के समय में। अभी बेलसंड में, सीतामढ़ी के बेलसंड में सीओ पे लोगों, वहां के जो भीड़ है टूट पड़ा कि साला हम भूखे मर रहे हैं, ये सीओ आराम कर रहा है। तो वो स्थिति भाजपा में है, लेकिन वो फिजिक्स के भाषा में, केमिस्ट्री के भाषा में थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी अभी आना बाकी है। जी ऋषि जी, इतिहास इस बात की तस्दीक करता है कि राजदार को कभी उत्तराधिकार नहीं सौंपा जाता। ये इतिहास में भी हुआ है, मतलब मध्यकालीन भारत में भी हुआ है, आधुनिक भारत में भी हुआ है। देखिए नीतीश कुमार ने अपने आसपास जिन लोगों से घिरे हुए थे, किसी को नहीं, ठीक है ज्यादा होगा तो धोखा ही दे देगा ना, लेकिन बनाया जीतन राम मांझी को। राजदार को उत्तराधिकार सौंपने की कभी भी परंपरा नहीं रही है भारत में। क्या अमित शाह इस बात को समझ गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ आज से नहीं है, और वाकई इस रिश्ते में जो परस्पर विश्वास है, जो तमाम जिस तरह से मतलब दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति जो एक गहरी, तो जो दोनों के संबंध है, निष्ठा है, उसमें अमित शाह को क्या ये बात समझ में आ गई है कि दिल्ली में उत्तराधिकार की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो साहब की कुर्सी ही आरएसएस कहीं छीन ले, कौन जानता है, यहाँ उत्तराधिकार तो दूर की चीज है। तो जैसे आप देखते हैं कि गांव में जमींदारों की हवेली बिकने लगती है तो सबसे पहले चौखट, दरवाजा, हाथी के पैर में बांधने वाली जंजीर, यही सब लोग संभालते हैं। तो गुजरात हाथी की जंजीर है क्या, जिसको संभालने के लिए अमित शाह चाहते होंगे कि वहां चला जाए? हो सकता है, हो सकता है। मैंने पहले भी कहा कि 14 में कुछ अमित शाह चाहते थे गुजरात का मुख्यमंत्री बने, तो ये लेकिन उनका एक है। टीवी और चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय टीम में खेलने के बाद कोई रणजी ट्रॉफी खेलने जाता है क्या, ये बात उन्होंने कही आप थी आज से 4-5 साल पहले। अच्छा, ये आप ये बताइए, उनके मन में कुछ होगा तो चैनल को कह के वो जाएंगे मुख्यमंत्री बनने? जी जी, किसी व्यक्ति के मन में ये व्यथा चल रही होगी कि हम काश 2 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बन जाए गुजरात में, तो किसी चैनल के संपादक को ऑन रिकॉर्ड और लाइव जाकर कहेंगे कि नहीं, हम, हमारी इच्छा है कि एक बार हम गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाए। पर देखिए, राजनीति में परिस्थिति और टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। और परिस्थिति किस प्रकार से बनती है, महाराष्ट्र चुनाव के बाद यदि महाराष्ट्र में बीजेपी का लीजिए नतीजे जो आएंगे, हरियाणा में तो बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी का क्लीन सफाया होने जा रहा है। इसी तरह जब देखिए भले एक हरियाणा दिन के बाद क्या होता है। नहीं, जो हम तो चुनाव आए, ब्रह्मा जी नहीं है। अब हम तो ब्रह्मा जी नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं। हम, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं चुनाव अभी 2 दिन बाकी है, देखिए मैं ही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वहां से जो खबरें आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, बीजेपी यदि 15 से 20 सीटें निकाल ले तो ये बहुत बड़ा करिश्मा हो। और इस प्रकार का परफॉर्मेंस, और आप हर चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ते हैं, और इससे बड़ा राज्य आप महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी स्थिति इनकी ठीक नहीं है, तमाम आपने तोड़फोड़ कर लिया, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक नहीं है। तो आप हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, बिहार में स्थिति ठीक नहीं है, दिल्ली तो हारना ही है आपको जी। और फरवरी में दिल्ली तो हारना ही है एक तरह से। झारखंड हार जाइएगा, झारखंड में भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए बिल्कुल एज है, कांटे की लड़ाई है भैया। तो लगातार आप चुनाव हारेंगे। तो प्रशांत किशोर ने एक बात कहा था ना, आपको याद है ना, कि यही राहुल गांधी कई चुनाव हार गए हैं, फिर भी कांग्रेस के लिए प्रासंगिक है। यही नरेंद्र मोदी लगातार 2-3 चुनाव हार जाएंगे तो नरेंद्र मोदी को कहाँ फेंक दिया जाएगा, वो आप पीछे संगठन से बाहर, या जो भाई भाजपा का चेहरा बने हुए हैं, तो पूछने वाला नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर का वो बयान याद है ना आपको? वो मतलब बड़े रणनीतिकार हैं, आपसे तो बेहतर समझते हैं राजनीति को। उन्होंने कहा था कि जी प्रशांत किशोर जो कह रहे थे, ठीक है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के कामकाज को करीब से देखा है, अमित शाह के कामकाज को देखा है, बीजेपी को देखा है, सभी पार्टियों, कांग्रेस को भी देखने की कोशिश किए थे, लेकिन उन्हें पता है कि वहां पर एक से एक घाघ राजनेता है, उनको बैठा करके होमवर्क नहीं कराया जा सकता, ये बात उन्हें पता है। आप कांग्रेस में इतने घाघ है कि अशोक तंवर की एंट्री कैसे हुई है, वो कार में बैठे हुए हैं, उधर मंच पे राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, जैसे ही राहुल गांधी की भाषण खत्म होता है फोन जाता है कि भैया मंच पे आ जाओ, और आज विधिवत पार्टी में ज्वाइन किए हो। जी नहीं, और एक चीज के खत्म करूं, 12:30 में 12:45 में वो बीजेपी कैंडिडेट की प्रचार कर रहे थे, 1 बजे तक बीजेपी कैंडिडेट की प्रचार कर रहे थे।
और 1:30 बजे कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए हैं। ये है राजनीति। ऋषि जी, एक चीज है जिसको कि थोड़ा गहराई के साथ समझने की जरूरत है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी को अमित शाह की जो जरूरत थी, अब एक बात तो तय बताया जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी अगला लोकसभा चुनाव होगा तो 80 के करीब के होंगे, तब तक ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी वो भविष्य का विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी की अमित शाह से जो जरूरतें थी इलेक्शन मैनेजमेंट से, वो आखिरी संख्या जो इस लोकसभा में 240 की है वो तो 400 में इस लोकसभा में बदल नहीं जाएगी, ये तो क्लियर है। अमित शाह के मैनेजमेंट की जो जरूरत थी नरेंद्र मोदी की इस लोकसभा क्षेत्र चुनाव में पूरी हो गई दिल्ली में। और नरेंद्र मोदी को यह बात बखूबी पता है कि 2029 का जो चुनाव होगा, पहली बात तो ये कि 29 तक ये सरकार चला पाएंगे या नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह कि 29 में ये फिर चेहरा बन पाएंगे कि नहीं पाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी को पता है कि अब हालात ये आखिरी कार्यकाल हो सकता है बतौर प्रधानमंत्री। तो अमित शाह की जरूरत उनकी चुनावी मैनेजमेंट के लिए दिल्ली में पूरी हो गई है। दूसरा सवाल एक और उठता है कि मनोहर लाल खट्टर को जब दिल्ली लाया गया था मुख्यमंत्री पद से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हटाकर, तब इस बात की चर्चा थी, हटाने के एक दिन पहले, उनकी रुखसती के एक दिन पहले दोनों एक साथ थे, नरेंद्र मोदी और खट्टर साहब, 1 या 2 दिन पहले, और बोल रहे थे मोदी जी की दरी बिछाते थे, कैसे साथ बैठते थे, कैसे स्कूटर पे घूमते थे, सब कुछ गिना रहे थे। अगले दिन या उसके 2 दिन बाद 24-48 घंटे में इस्तीफा दे दिया खट्टर साहब ने। तब ये चर्चा जोरों पर थी कि नड्डा साहब की जगह खट्टर साहब आएंगे। लेकिन जब हरियाणा में ही दुर्गति हो जाएगी चुनाव में, अगर हो जाती है तो खट्टर साहब कहां से आ जाएंगे अध्यक्ष बन के? ये मामला वहीं खत्म हो जा रहा है, संघ तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगा। तो खट्टर साहब अगर हरियाणा हाथ से निकला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन नहीं पाएंगे। ठीक इसी तरीके से वसुंधरा राजे को नरेंद्र मोदी बनने नहीं देंगे, अमित शाह बनने नहीं देंगे, संजय जोशी को नरेंद्र मोदी बनने नहीं देंगे। अब सवाल उठता है, संगठन सरकार से बड़ा होता है ये कहने वाले केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में ताजपोशी संघ होने नहीं देगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद तभी छोड़ेंगे अगर वो छोड़ने के लिए दिल्ली दबाव भी देती है, तो कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष दो, ताकि मुख्यमंत्री छोड़े तो 6 महीने बाद प्रधानमंत्री बनने के जुगाड़ में लगे। भाई सवाल यह है कि सबको रोजगार चाहिए, एक कुर्सी तभी छोड़ेगा कोई दूसरी कुर्सी मिलेगी या दूसरी कुर्सी के करीब पहुंचेगा। तो ये सब किंतु परंतु भाजपा में चल रहे हैं। मतलब सवाल यही उठता है कि नरेंद्र मोदी को पर्ची वाले मुख्यमंत्री भी चाहिए, अध्यक्ष का पद भी अपने मन माफिक आदमी को चाहिए, चुनाव में नतीजा भी अकेले बहुमत वाला वो नहीं दिला पाए, नीतीश कुमार और नायडू भले उनसे जो बार्गेन करा ले वो भी चाहिए कि चलो बिहार में, आंध्र प्रदेश में पार्टी जिस रसातल में है रहने दो, महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी 28 नवंबर के बाद, 28 नवंबर तक महाराष्ट्र की विधानसभा गठित हो जानी है संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, 28 नवंबर के बाद नरेंद्र मोदी संघ के साथ बार्गेन करने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, हरियाणा और महाराष्ट्र के जो नतीजे, विधानसभा चुनाव के नतीजे यदि बीजेपी के अनुकूल नहीं होंगे तो बीजेपी में बड़े डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। और लीडरशिप, खासकर जो संगठन के जो लीडरशिप है उसमें बदलाव तो होना ही है, लेकिन इन 2 राज्यों में यदि नतीजे बीजेपी के अनुकूल नहीं होते हैं तो फिर स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। और बीजेपी में कई ऐसे खेमा हैं जो इन दोनों से खार खाए हुए हैं, टाइमिंग का इंतजार है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे यदि बीजेपी के अनुकूल नहीं होंगे तो इस बीजेपी की जो स्थिति है विस्फोटक होने जा रही है। कई ऐसे नेता सहमात के खेल में लगे हुए हैं, इंतजार है महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव के नतीजे का। मैं तो महाराष्ट्र तो छोड़ दूर, हरियाणा के जो नतीजे यदि आएंगे और जैसा हमारा प्रेडिक्शन है कि बीजेपी 15 से 20 सीटों के आसपास रह जाएगी, तो फिर देखिएगा क्या होता है। खट्टर से तो प्रचार नहीं करवाए लोग, जिस खट्टर के बारे में कह रहे थे, जो आदमी 9 साल मुख्यमंत्री रहा जिस राज्य का, उस राज्य में खट्टर से इन्होंने प्रचार तक नहीं करवाया। ये स्थिति रही है। ये भजन लाल खट्टर आप बनाते रहिएगा, इंदिरा गांधी मॉडल अपनाते रहिएगा, तो कुछ समय के लिए ठीक है, एक व्यक्ति अपने अपने लोकप्रियता के चरम पे है, लेकिन संगठन को खत्म कर दीजिएगा तो जो हाल कांग्रेस का हुआ है वही हाल आपका होगा। नंबर 1। नंबर 2,
आपने योगी के मुख्यमंत्री पद की तुलना अध्यक्ष से की कि यदि मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो अध्यक्ष बनना पसंद करेंगे? कोई व्यक्ति पसंद नहीं करेगा। राजस्थान में आपने देखा ना, अशोक गहलोत को क्या, अशोक गहलोत इतने समझदार नेता हैं, और कितनी बड़ी गलती अशोक गहलोत ने की उस समय कि मालूम था कि विधानसभा में वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, अब राजस्थान का परिपाटी रहा। आज वो अध्यक्ष हो जाते तो पायलट को भी सेट कर लेते। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे सांकेतिक ही, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड पत्रकार तो ये भी समझते हैं कि पार्टी को कौन चला रहा है, लेकिन सांकेतिक ही अशोक गहलोत के पीछे पीछे राहुल गांधी तो होते, प्रियंका गांधी तो होती जी। तो ये मुझे नहीं लगता है कि सवाल पर हम आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद छोड़ के वहां जाएंगे जहां अभी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं, लेकिन इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि उनके हर बात को दरकिनार कर दिया जाएगा। ठीक है ऋषि जी, आखिरी सवाल पर आ रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल 28 नवंबर के बाद की जो परिस्थिति दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में विधानसभा गठित होने के बाद की, चुनाव के बाद की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब बीजेपी की बात करें तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की बात करें तो न्यूक्लियस आज की तारीख में अमित शाह है। अमित शाह कौन सी भूमिका लेना पसंद करेंगे, ये आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न होगा। आपने देखा नीतीश कुमार ने कहा बिस्कोमान से सुनील सिंह को हटाना है, उनके इशारे पर हुआ। सुनील सिंह को बिस्कोमान रुखसत कर दिया गया। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का फैसला था, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है बिस्कोमान, बिहार झारखंड, अब उनको हटा दिया गया। आने वाला वक्त जो आ रहा है उसमें सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मर्जी से नियुक्त करने होंगे, ये सच्चाई है, जो गठबंधन की सरकारों के दौर में अक्सर होता रहता है। यूपीए अमर रहे, आपको याद होगा जब न्यूक्लियर डील पर सपा ने समर्थन किया था तो किस प्रकार की सौदेबाजी हुई थी। एक बड़े अखबार की हेडिंग थी यूपीए अमर रहे, अमर सिंह की फोटो लगा के, अमर सिंह सपा के, तब याद है ना, अंग्रेजी अखबार की हेडिंग थी यूपीए अमर रहे। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ यूपीए अमर रहे की तरह एनडीए अमर रहे कराने के लिए नीतीश कुमार और नायडू की मर्जी से सीबीआई और ईडी का डायरेक्टर तय करना होगा। कोऑपरेटिव में वो तय करना पड़ रहा है कि जो चाहेगा वही कराएगा। गृह मंत्री के तौर पर सहयोगी आज की तारीख में भूमिका बहुत बड़ी है नहीं। आज की तारीख में यह भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी का दोबारा अध्यक्ष पद संभालने की स्थिति में आना बदनामी की पोटली को अपने सर पर लेना है, क्योंकि जब अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था तब नरेंद्र मोदी इमर्जिंग स्टार थे, आज नरेंद्र मोदी डिक्लाइनिंग स्टार है। ध्यान रखिएगा, आज के नरेंद्र मोदी वही है जो 2011, 12, 13 के सचिन तेंदुलकर थे, संन्यास की ओर अग्रसर, जो रिकॉर्ड के लिए खेल रहे थे कि हर मैच में कोई ना कोई रिकॉर्ड बन जाता था, कुछ रन बना देते थे, तो प्रदर्शन के लिए लोग नहीं देखते थे। उस परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पसंद नहीं है। वहीं गुजरात, जहां 3/4 से 80% से भी ज्यादा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को है, वहां एक मुख्यमंत्री का पद है। क्या आपको लगता है अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी संभावित भूमिका को किस तरह से देखते हैं? नागपुर के साथ में उनकी लगातार बातचीत जारी है। लोग कह रहे हैं कि कुछ ट्यूनिंग वहां पर बनाने की कोशिश हो रही है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी की हाँ में हाँ मिलाते हुए संघ के एजेंडे को लागू करवाएंगे दिल्ली में बैठकर, या अमित शाह इन मौके पे संघ के साथ किसी और कथित राजनीतिक सौदेबाजी के तहत अपनी नई राजनीतिक भूमिका की तलाश में दिखेंगे? आज की तारीख में अमित शाह की भूमिका आपको क्या दिखती है? नरेंद्र मोदी के साथ कंधा मिलाकर एकदम से खड़ा रहे, या ऊपर से नरेंद्र मोदी को आश्वासन देते रहे कि आपके साथ है, और उसके अलावा वो अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता ज्यादा करते दिखे? कौन सी भूमिका होती है? अरे देखिए, राजनीति में वफादारी तभी तक होती है जब तक उनकी दुकानदारी चलती है। जिस दिन दुकानदारी, अमित शाह की दुकानदारी भारतीय राजनीति में और खासकर भाजपा में यदि खत्म होती हुई दिखेगी, और ये देखिए अमित शाह ये देखेंगे कि दुकानदारी मेरी इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि मेरी वफादारी नरेंद्र मोदी की तरफ ज्यादा है, तो उस दिन वो वफादारी छोड़ देंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल राजस्थान का देता हूँ। वसुंधरा राजे के साये की तरह थे राजेंद्र राठौर। वसुंधरा राजे के यस मैन थे राजेंद्र राठौर, लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे कमजोर
हुई राजस्थान की राजनीति में, राजेंद्र राठौर ने अलग राह अपना लिया। एक समय में राजेंद्र राठौर और यूनिस खान दो पहलवान माने जाते थे वसुंधरा राजे के। आज राजेंद्र राठौर जो है भाजपा के राजनीति में घोर विरोधी हैं। राजस्थान भाजपा की राजनीति में वसुंधरा के घोर विरोधी कोई है तो वो है राजेंद्र राठौर। तो राजनीति में वफादारी और दुकानदारी का बड़ा महत्व होता है। जिस दिन अमित शाह को लग जाएगा कि उनकी दुकानदारी पर, नरेंद्र मोदी के प्रति वफादारी के कारण उनकी दुकानदारी कमजोर होती जा रही है, उसी दिन वो वफादारी छोड़ देंगे और संघ के शरण में चले जाएंगे। ये आप बात समझ लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी कोई यहाँ भजन करने या वफादारी दिखाने नहीं आए हैं। उनके मन में भी ये होगा सपना कि एक दिन हम भी प्रधानमंत्री बने। अमित शाह बिल्कुल बिल्कुल हर व्यक्ति के, मान लीजिए एक छोटा सा हमारे बिहार से जो संजय मयूख है, उनकी भी इच्छा है कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए 2 दिन के लिए, नहीं तो मंत्री बना दे। अब बेचारे अंत में कोई किसी भाषा के बन गए हैं, राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है। हमारी भी इच्छा है कि एक दिन आज तक का हम मैनेजिंग एडिटर इन चीफ बन जाए। लालू जी कहते भी है, संसद में लालू यादव ने कहा था सबके मन में इच्छा है प्राइम मिनिस्टर बनने की, प्राइम मिनिस्टर बनने की उनके मन में भी इच्छा है, उनके मन में इच्छा है, लेकिन वो तो हर व्यक्ति के मन में इच्छा है। तो वही चीज अमित शाह को जिस दिन ये लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी कमजोर होते जा रहे हैं और इनके प्रति वफादारी उनके दुकानदारी के लिए परेशानी का सबब है, उस दिन वो वफादारी खत्म हो जाएगी। जो वफादारी का जो फेविकॉल है, उसमें जो चिपकाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ऋषि जी, इस संक्षिप्त में कार्यक्रम खत्म करने के पहले बता दीजिए, शिवराज सिंह चौहान को 2014 में कृषि मंत्रालय संभालने के लिए बुलाया जा रहा था दिल्ली, ऐसा कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा ना बाबा ना, हमको राज्य में ही ठीक है। अब दिल्ली में 10 साल रह करके 5 साल 5.5 साल से मंत्री रह के, उसके पहले भाजपा अध्यक्ष रह के, क्या दिल्ली समझ में आ गई है अमित शाह को कि भाई राजनीति अब नरेंद्र मोदी के बाद, नरेंद्र मोदी सत्ता तभी छोड़ेंगे जब भाजपा हारेगी या संसद में कोई खेल हो जाएगा, नीतीश कुमार। देखिए आप जो कह रहे हैं, आप मैं आपको एक लाइन में कहूं, यदि अमित शाह को वो लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी अब जाने वाले हैं और मेरी स्थिति प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, संघ किसी और को पसंद करता है, उस स्थिति में कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूरे ताकत और पूरे हनक के साथ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को चलाया है, खासकर भाजपा की राजनीति को चलाया है, मुख्यमंत्री उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं, वो व्यक्ति तभी मुख्यमंत्री बनेगा जब उनकी स्थिति कमजोर होगी। अमित शाह का पहला चॉइस होगा कि यदि नरेंद्र मोदी को कोई रिप्लेस करे तो वो अमित शाह करे। और नरेंद्र मोदी को रहते हुए तो नरेंद्र मोदी रिप्लेस होंगे नहीं। नरेंद्र मोदी, उनकी वफादार अंडरस्टैंडिंग नरेंद्र मोदी अमित शाह की कैसी है ये दोनों ही जानते होंगे। यदि एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा तो नरेंद्र मोदी जरूर चाहेंगे कि उनके शिष्य जो है उनके प्रधानमंत्री बने, ताकि आगे उनकी भी पूछ हो। और मैं एक हवा में बात छोड़ते हुए जा रहा हूँ, हवाई बात करते हुए जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ये चाहेंगे कि यदि प्रधानमंत्री पद से उनको रुखसत किया जाए तो देश का अगला राष्ट्रपति बनाया जाए, और हिंदुस्तान के राजनीति में पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो देश के प्रधानमंत्री भी हुए और देश के राष्ट्रपति भी। आप देख लीजिएगा। ऋषि जी, अगर मान लीजिए, यही हम जानना चाहते हैं जो आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, गोलमोल दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को कंफ्यूज कर रहे हैं आप आज। अक्सर आप सीधा जवाब देते हैं। नरेंद्र मोदी जब तक सत्ता में रहेंगे वो प्रधानमंत्री पद तो छोड़ने वाले हैं नहीं, और सत्ता हाथ से छूट गई, भाजपा थोड़े दिनों के लिए विपक्ष में गई। अब देखिए, आडवाणी जी प्रधानमंत्री बन जाते और आडवाणी जी कुर्सी छोड़ते तो सुषमा स्वराज को मिलती, शिवराज सिंह चौहान को मिलती, मोदी जी को तो नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी की स्थिति है कि वो खुद से नहीं छोड़ेंगे, भले वो करुणानिधि की तरह व्हील चेयर पर करुणानिधि बैठ के मुख्यमंत्री थे, जब तक उनका स्वास्थ्य था बेटे के लिए भी कुर्सी नहीं छोड़ी, याद होगा आपको। तो सत्ता मोदी के हाथ से छूटी, इसका सीधा मतलब है कि अमित शाह का दिल्ली में खैर ख्वाह कोई नहीं रहा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संघ के ग्रिप में चली गई, वो नितिन गडकरी हो जाए, योगी आदित्यनाथ हो जाए, कोई और हो जाए। तो क्या उसके पहले अमित शाह जी होशियार, जो होशियार होते हैं, समझदार लोग जो होते हैं, वो समय को पहले भांप लेते हैं कि अब उनकी भूमिका सेफ जगह कौन है, सेफ जगह कौन है जहां पहले से जाके कब्जा करके बैठ जाओ, ताकि दिल्ली में कुछ होता रहे। मैंने तो कह दिया, आप शायद समझे नहीं।
यदि जी। कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में होंगे तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, न से हाँ। लेकिन जिस हम्म, जिस हानक से वो पूरे राजनीति को 10 वर्षों तक चलाए हैं, 14 से 24 तक हम्म, मुख्यमंत्री उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं, और किसी मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत नहीं है, खासकर भाजपा शासित मुख्यमंत्री का, कि एक बार अमित शाह मना कर दे वो किसी चीज को। तो उस हनक वाले नेता तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होंगे, और उनको ऐसा लग जाएगा कि संघ उनको नहीं चाहता है। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी से अधिकांशतः भाजपा नेता जो है खार खाए हुए हैं। वो हम्म, अपने आप में कई नेता जो एक मजबूत नेता है भाजपा में, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, तमाम हम्म, येदुरप्पा हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो अमित शाह से खार खाए बैठे हुए हैं। वो हम्म, कभी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी यदि कमजोर होंगे और उन लोगों से जब पूछा जाएगा कि भाई अगला प्रधानमंत्री कौन हो, तो कभी वो अमित शाह का नाम नहीं लेंगे। ये तो बात बिल्कुल जी, क्लियर है। जी। जिस प्रकार से मैं एक बात थोड़ा याद दिला दूं, नितिन गडकरी अध्यक्ष थे और अमित शाह तारीपार थे, और अमित शाह जब दिल्ली में उनसे मिलने आते थे तो यही नितिन गडकरी उनको 3-3 घंटा वेट करवाते थे दरवाजे पे। पटना में याद है ना? सुशील मोदी नहीं मिले थे जब वो पटना गए थे उसी दरमियान। यही तो अमित शाह ने बदला लिया। अमित शाह ने सुशील मोदी को कहा कहा राजनीति के किस रसातल में भेज दिया, आप जानते हैं ना? हम्म, तो ये राजनीति में होता है। ये 14 से 24 इन दोनों का समय था। 24 से हम्म, आगे हो सकता है कि 25 में ही या 24 के लास्ट में ही किसी और का होगा। जी, मेरे मुजफ्फरपुर के लिए कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर एक जमाने में रघुनाथ पांडे का था, हम्म, और अब अभी किसी और का है, फिर किसी और का जी, होगा। तो जी। राजनीति है। बिल्कुल सही आपने कहा। मुंबई कभी जॉर्ज फर्नांडिस की थी, कभी एसके पाटिल की थी, कभी बाल ठाकरे की थी। आज मुंबई में कौन है उस जगह पे, ये विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन भाजपा में बिल्कुल। कौन बॉस है और भाजपा में कौन-कौन से नए सूबेदार होंगे और क्या सूबेदारों की रेस में अमित शाह भी अपने राजनीतिक भविष्य को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक सूबेदारी पकड़ना, गुजरात की सूबेदारी पकड़ना पसंद करेंगे। इस चर्चा पर 28 तारीख को 28 नवंबर तक, यानी जब तक महाराष्ट्र का नतीजा आ नहीं जाएगा तब तक ये चर्चा चलती रहेगी और उस नतीजे के बाद साफ हो जाएगा कि क्या अमित शाह गांधीनगर पकड़ेंगे बतौर मुख्यमंत्री, क्या अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी को फिर से संभालेंगे, या अमित शाह जहां पर हैं उसी भूमिका का निर्वाह करते रहेंगे। तो देखते जाइए, भारतीय जनता पार्टी में संजय जोशी अध्यक्ष बनेंगे, गुंजाइश बहुत कम है। वसुंधरा राजे के नाम पर सहमत होंगे मोदी शाह, फिलहाल संभावना लगती नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी इस नाम में दिखाएंगे, ये भी नहीं दिखता। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में ऋषि जी ने बताया कि बहुत कुछ दी। ऋषि जी संक्षेप में। एक प्लेयर है जिस पे संघ भी तैयार हो जाएगा, नरेंद्र मोदी भी तैयार हो जाएंगे, वो है राजनाथ सिंह। और मुझे लगता है राजनाथ सिंह के अच्छे दिन आने वाले। चलिए। अंत में आपने लेकिन बहुत गूढ़ बात कह दी। अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन कैसे अच्छे दिन आने वाले हैं इंतजार करते हैं। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा और बीजेपी के अंतःपुर की कहानी को इस ढंग से खोलकर सबके सामने बहुत बेबाकी से साथ रखने के लिए, जो आपकी पहचान है ऋषि जी, उस तरह से रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।